करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। आपको बताना है जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, देहरादून में, चेन्नई में, शिलोंग में या नई दिल्ली में। उत्तर होगा चेन्नई में। ठीक है, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना चेन्नई में की है। इसी कानून के अंतर्गत तमिलनाडु, चेन्नई में ही जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो यदि पूछा जाए कि जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई थी या यह प्राधिकरण कहाँ अवस्थित है, तो उत्तर हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो चलिए पहले कथन पढ़ लेते हैं। यह 1991-92 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। इसकी संकल्पना आई थी 1991 में, जबकि प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था 1992 से। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो उत्तर होगा 1992। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है, यह भी सही है। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, यह गलत है। ठीक है, जितनी भी हाथी की आबादी प्राकृतिक आवास में या जो आपकी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उनमें पाई जाती है, उन सभी के कल्याण में केंद्रित है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो सी गलत हो गया। अगला पढ़ लेते हैं। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ की गई थी, तो बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में केंद्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था, ताकि हाथी का संरक्षण किया जाए, साथ में जो ह्यूमन और एलिफेंट के टकराव होते हैं उनको रोका जाए। ठीक है, इसके साथ याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, 1973 में। जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। आपको बताना है जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करते हैं, परजीवी, वियोजक, उत्पादक या उपभोक्ता। तो जैविक अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं, उत्तर होगा उत्पादक। ये कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है, ज्यादातर लोग वियोजक टिक कर देते हैं, पर वियोजक आंसर नहीं होगा, उत्पादक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए व दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है, जीव मंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो देखिए कथन और कारण दोनों सही है, और ये स्टेटमेंट की जो कारण है वो व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए आपका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, इस तरह से कई बार पूछा जाता है जीवमंडल खुला विवृत तंत्र है या बंद है, तो आपको याद रखना चाहिए ये क्या है, खुला विवृत तंत्र है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का निवेश और बहिर्गमन हो सकता है, जबकि प्रतिबंध होता है किसके, पदार्थों के निवेश या उनके बहिर्गमन पर। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। स्वपोषी अर्थात कौन हो गए, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, यह सही है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो देखिए पौधों पर जो डिपेंड करते हैं, उन पर निर्भर हैं, वे क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उत्पादक होते हैं और वे परपोषी होते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं, आपका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती या बढ़ सकती या घट सकती है। आपको बताना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो पोषण संरचना पाई जाती है, तो एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर पर जब ऊर्जा पहुंचती है तो उसका ह्रास होता है या वह बढ़ती है, तो क्या है, घटती है। ठीक है, उसका ह्रास होता है। अगले पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। ठीक है, यदि किसी मान लीजिए हिरन ने घास खाई, तो घास में जितनी संचित ऊर्जा थी उसका केवल 10% हिरन को मिला होगा। फिर हिरन को किसी शेर ने खाया, तो हिरन के पास जितनी एनर्जी होगी उसका मात्र 10%
शेर को मिलेगा। ठीक है, तो अगले पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा पहुंचती है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉपर्स क्यूबिक फुट या क्यूबिक टन। आपको बताना है पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है। तो पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है, उत्तर होगा भूमंडलीय हेक्टेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांगी संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। आप समझ सकते हैं अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो आवास के लिए, कृषि के लिए, अन्य आवश्यकताओं के लिए, औद्योगिकरण के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होगी, जिसके कारण हम वन क्षेत्र को साफ करते हैं। तो जननांगी संक्रमण के कारण प्रत्यक्षता वन क्षेत्र का ह्रास होता है, यह सही हो गया। दूसरा है, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो ऊपर से ही क्लियर हो गया कि यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो वन क्षेत्र क्या होगा, उसका ह्रास होगा। तो आपको क्लियर हो गया नकारात्मक संबंध होता है। तो कथन एक और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। आपको बताना है जैव विविधता की परिभाषा क्या हो सकती है। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, भौतिक घटकों पर किसी पर्यावरण का प्रभाव। तो ये तीनों गलत है। उत्तर होगा किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को जैव विविधता कहा जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय संविधान है उसके अनुसार सभी स्रोतों से आए सजीव जीवों के बीच भिन्नताएं, जिसमें इंटर एलिया, थली, समुद्री, अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, वे पारिस्थितिकी सम्मिश्रण जिनके वे भाग हैं सम्मिलित रूप से जैव विविधता कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भी समुद्री, थली, जलीय जितने भी जीव हैं वे सब क्या कहलाते हैं, जैव विविधता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आपको आता होगा। अभी हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो यही था। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, या स्थापित किया गया है किसकी मदद से, नॉर्वे सरकार की मदद से। कहां पर, चेन्नई में 2003 में। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना। तो आपको देखना है कि पारिस्थितिकी में किन के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आपके विकल्प है जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति या पत्नी। तो पारिस्थितिकी में देखा जाता है जैविक और अजैविक के बीच के पारस्परिक संबंधों को, अर्थात जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों को देखा जाता है पारिस्थितिकी में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया। आपको बताना है वाटर सेस एक्ट कब लागू किया गया, 1973 में, 1975 में, 1977 में या 1979 में। तो वाटर सेस एक्ट लागू किया गया 1977 में। ठीक है, याद रखना है वाटर सेस एक्ट कब लागू किया गया, 1977 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। विकल्प है धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैले का प्रयोग। आपको बताना है पर्यावरणीय सुरक्षा से कौन संबंधित नहीं है। धारणीय विकास, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो पर्यावरण की सुरक्षा होगी, बिल्कुल सही है। गरीबी कम करना, यह भी पर्यावरण सुरक्षा में मदद करेगा। कागज के थैलों का प्रयोग, अगर हम पॉलिथीन के थैलों का प्रयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि कागज के थैले डिकम्पोज हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। लास्ट बचता है हमारा वातानुकूलन अर्थात एसी। इनसे ग्रीन हाउस गैस इमिट होती हैं जो कि हार्मफुल हैं, किसके लिए, पर्यावरण के लिए। अकाउंट नहीं होगा एसी, एयर कंडीशन। ठीक है, वातानुकूलन। तो उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। आपको बताना है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1981 में, 1986 में, 1995 में या 2000 में। उत्तर होगा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। 1988 में क्या हुआ था, वन संरक्षण अधिनियम। याद कर लीजिए, जितना भी इसमें इधर डेट्स लिखी है सब इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1986 में, वन संरक्षण अधिनियम 1981 में, वायु सुरक्षा एवं प्रदूषण अधिनियम 1981 में। तो वन संरक्षण और वायु सुरक्षा प्रदूषण अधिनियम ये दोनों ही 1981 में आए, जबकि
जो भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है। कब आया है? 1972 में, और उसके 1 साल बाद आया था प्रोजेक्ट टाइगर। जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम आया 1974 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच सिटी? भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? यह प्रश्न इस बार पूछा गया था। उत्तर होगा जामनगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं 22 मार्च, 22 मई, 23 जून, 16 अप्रैल। उत्तर होगा 22 मई। ठीक है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? यह प्रश्न भी पूछा जाएगा, तो इसका उत्तर होगा वॉल्टर जी रोजेन। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था 1985 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वावासन संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है इन सिटू कंजर्वेशन की कौन सी रणनीति नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क या सेक्रेड ग्रोव्स, पवित्र उपवन। स्वावासन संरक्षण रणनीति क्या होती है? इसके अंतर्गत जो जीव जंतु होते हैं या वनस्पतियां होती हैं उनका संरक्षण किया जाता है उनके प्राकृतिक आवास में। ठीक है, जबकि जो एक्स सिटू संरक्षण होता है उसमें एक उनकी जैसा जिस प्राकृतिक आवास में वे जीव जंतु और पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती हैं उसी के समान एक स्थान तय किया जाता है और वहां पर उसी तरह की प्राकृतिक दशाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। ये होता है एक्स सिटू। ठीक है, उन्हें उनके प्राकृतिक आवास से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन इन सिटू में स्वावासन संरक्षण में उसी स्थान पर जिस स्थान पे वे बिलोंग करती है उनका जो प्राकृतिक आवास है वहीं पर जीव जंतु और वनस्पतियों की प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। तो आप जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व जो जंगल पहले से मौजूद है उन्हीं को घेर कर बनाए जाते हैं। नेशनल पार्क भी इसी अवधारणा पर बने होते हैं। और सेक्रेड ग्रोव, पवित्र उपवन कौन से होते हैं? जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन 0 होता है। ठीक है, इतने घने जंगल होते हैं जहां पे मनुष्य प्रवेश नहीं कर पाता है, ऑलमोस्ट अनटच्ड होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं पवित्र उपवन। तो बोटेनिकल गार्डन जबकि आदमी खुद, ह्यूमन खुद विकसित करता है, मानव स्वयं उसको बनाता है, तो वो क्या हो गए? वे एक्स सिटू हो गए। ठीक है, इन सिटू तो रहे नहीं। ठीक है, प्राकृतिक आवासन तो है नहीं बोटेनिकल गार्डन में, तो उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बिल्कुल सही है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, यह भी सही है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, यह भी सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये सही नहीं है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उड़ीसा में है। क्लियर। नेक्स्ट है, सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइसिंग पीपल्स कंफर्ट इन द प्रेजेंट इज द डेफिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट? वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? आर्थिक वृद्धि की, आर्थिक विकास की, या संपोषणीय विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, या मानव विकास की? तो यह अवधारणा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषणीय विकास की, जिसके अंतर्गत हम जो वर्तमान में हमारे पास रिसोर्स उपलब्ध है उनका इस प्रकार से प्रयोग करते हैं ताकि जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं वे इन रिसोर्सेज के सुख से वंचित ना हो। ठीक है, उन्हें किसी प्रकार से समझौता ना करना पड़े। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश। द्वितीयक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो वातावरणीय जो कंडीशन होती है उसके कारण पोल्यूटेंट का, प्रदूषक का कार्य करने लगते हैं। ठीक है, जबकि अपनी प्राथमिक स्टेज पर वो क्या होते हैं? प्रदूषक नहीं होते हैं। तो उसमें आपका उत्तर होगा स्मॉग। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते हैं प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में पोल्यूशन है और फ्लाई एश भी, लेकिन स्मॉग नहीं है। ठीक है, स्मॉग कैसे बनता है? जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल जाते हैं तो वे क्या बन जाते हैं? स्मॉग बन जाते हैं। इसी तरीके से ओजोन लेयर जब स्ट्रेटोस्फीयर में है वो पॉल्यूटेंट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमारे वातावरण में जब प्रवेश करती है
तो वह एक पोल्यूटेंट का काम करने लगती है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, अगर पूछा जाए ओजोन द्वितीयक प्रदूषक है कि नहीं, तो उत्तर होगा है। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में या नागासाकी में। आपको बताना है ग्रीन पीस पर्यावरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1971 में वैंकूवर के कनाडा में, ठीक, सॉरी, कनाडा के वैंकूवर में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी और इसका मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरी, वन, पर्वतीय या मरुस्थलीय? इसका उत्तर होगा सागरी पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थिर स्टेबल इकोसिस्टम है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो भी जीवधारी पाए जाते हैं, जो भी जैव अजैव संगठक पाए जाते हैं, वो काफी ज्यादा स्थायी है। ठीक है, इसमें परिवर्तन जल्दी देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, इंसिनरेटर का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, हरे पेड़ों को काटने के लिए या खाद बनाने के लिए। आपको बताना है इंसिनरेटर्स का प्रयोग क्या होता है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग होता है ई वेस्ट को जलाने के लिए, अर्थात कूड़े कचरे को जलाने के लिए। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? 2000 में, 2008 में, 2012 में या 2015 में? उत्तर होगा 2008 में। पूछा हुआ उत्तर सही है कि नहीं? तो पहला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में कौन जैव अवघटनीय प्रदूषक है, बायोडिकम्पोजेबल पॉल्यूटेंट है? सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक या पॉलीथीन? उत्तर होगा सीवेज। सीवेज क्या होता है? मल और मूत्र वहित मल को ही सीवेज कहा जाता है। यह जैव अवघटनीय प्रदूषक है, जबकि एस्बेस्टस, प्लास्टिक, पॉलीथीन ये जैव अविघटित प्रदूषक के उदाहरण है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, इसमें ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? आपके विकल्प हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सीएफसी या जलवाष्प के द्वारा। उत्तर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। जबकि जो नाइट्रस ऑक्साइड है, सीएफसी है और जलवाष्प है, ये किसके लिए उत्तरदायी है? ओजोन मंडल के क्षरण के लिए। क्लियर हो गया? अगर हम मंडल की बात करें वायुमंडल में, तो सबसे ज्यादा जो लेयर्स होती है, सबसे नीचे कौन सी लेयर होती है? ट्रोपोस्फियर होती है, जिसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद होती है आपकी समताप मंडल। इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें तो 18 किलोमीटर से लेके ऊपर 50 किलोमीटर तक होती है आपकी समताप मंडल। इसी को बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर। यहीं पर पाई जाती है 30 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर। ठीक है, क्लियर हो गया? और इसके ऊपर कौन सी होती है? मेसोस्फीयर होती है, फिर आती है आयनोस्फीयर और उसके ऊपर होती है एक्सोस्फीयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कहां पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? आपको बताना है कक्ष वनस्पति क्षेत्र कहां पर है। आपके विकल्प हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गोवा या चंद्रताल। इसका उत्तर होगा गोवा। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत गोवा का जो यह कक्ष वनस्पति क्षेत्र है, यह एक संरक्षित क्षेत्र है। क्लियर? कक्ष वनस्पति होती क्या है? मैंग्रोव क्या होते हैं? समुद्र तटीय इलाकों में जहां पे समुद्री जल का भराव हो जाता है, वहां पर वन उगाते हैं। ठीक है, सॉल्टी वाटर में ये वन उगते हैं और यही होते हैं मैंग्रोव। ये एक कड़ी का काम करते हैं तट और समुद्र के बीच में। ठीक है, साथ में तट की रक्षा करते हैं और जो इनकी सीमावर्ती क्षेत्र में बस्तियां होती हैं उनकी रक्षा करते हैं समुद्री तटों से। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अवस्थित है, तो यह अवस्थित है कहां पर? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या तिरुवनंतपुरम में? अगर आपने अपना उत्तर सोच लिया हो तो बता दें, इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल रट लीजिए। निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साफिर सिम्पसन मापक का, मार्कली मापक का, फुजीटा मापक का, या रिचर मापक का। मापक मतलब स्केल। तो हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए कौन सी स्केल प्रयोग की जाती है? तो उसका नाम है साफिर सिम्पसन स्केल। ठीक है। फुजीटा स्केल किस लिए प्रयोग की जाती है? टोर्नेडो की तीव्रता और इससे होने वाली क्षति को मापता है फुजीटा स्केल। ठीक है। मार्केली और रिचर ये दोनों किसको मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक वैश्विक ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन, जलवाष्प, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर होगा आर्गन, सी। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आर्गन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उत्तरदायी नहीं है, जबकि मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सबसे ज़्यादा जलवाष्प रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो इसका आयोजन कब हुआ था? 2005 में, 2000 में, 1999 में या 1997 में? तो पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन हुआ था 1997 में। ठीक है। तो इसके 5 साल पहले चलते हैं, तब हुआ होगा पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था ये? रियो द जेनेरियो, ब्राज़ील में। ठीक है। कुल 172 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। उसके 5 साल बाद 1997 में पुनः पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है। उसके बाद 2002 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, और इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 अपनाया गया था। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो 2008 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना लागू हुई थी, जिसमें कुल 8 मिशन थे, और इसमें कौन सा मिशन शामिल नहीं है? नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है। ठीक है। सौर ऊर्जा, वनीकरण, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, टिकाऊ ऊर्जा, ये सब इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट मुख्यतः 3 जगहों पर है, पश्चिमी घाट में, हिमालय में, उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में कहाँ पर? मुख्यतः भारत म्यांमार सीमा पर। तो कहाँ नहीं है? विंध्यन रेंज में नहीं है। ठीक है। बायोडायवर्सिटी का मतलब, हॉटस्पॉट का मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में, सुंदरबन में, चिल्का झील में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अभी जो ARO 2016 का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। और बहुत लोगों ने इसमें गलती करी। इसका उत्तर क्या होगा? कच्छ की खाड़ी में है समुद्री राष्ट्रीय पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। ठीक है। प्रीवियस ईयर लगाने से यही फायदा होता है आपको, जो पिछली वर्षों में क्वेश्चन आ चुके हैं कम से कम वो तो आपके गलत नहीं होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? आपके विकल्प है हाइड्रोजन, पावर एल्कोहल, पेट्रोल, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG। तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री खरपतवार से मिलता है आयोडीन, और विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा देश आयोडीन का प्रोडक्शन करता है? तो वह करता है चिली। ठीक है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। कानपुर में, धामपुर में, रामपुर में, या लखनऊ में? तो लखनऊ में स्थित है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान, NBRI इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है। कानपुर में क्या है? दलहन संस्थान है। ठीक है। रामपुर किस लिए फेमस है? चाकुओं के लिए। रामपुरी चाकू आपने सुनी होगी। निम्न में से सर्वाधिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पाई जाती है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, या सवाना बायोम में?
तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में। अगला प्रश्न है कथन ए पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक क्षेत्र में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कारण है इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर चुनना है। कथन कारण दोनों सही हैं या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या व्याख्या नहीं करते हैं। तो पहला आपका कथन क्या कह रहा है, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। तो सामाजिक और पर्यावरणीय लागत सम्मिलित होती है, ठीक है। पर्यावरण वैज्ञानिक खेती से अफेक्ट होता है। तो आपका आर गलत हो गया, ए सही है। तो इस हिसाब से आपका विकल्प सही होगा सी, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? ई.पी. ओडम ने, सी. रैनकियन ने, F.E. क्लीमेंट्स ने या अर्नीज नेस ने? तो डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया अर्नीज नेस के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को, 29 जुलाई को, 20 जुलाई को या 25 जुलाई को? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व मनाया जाता है 29 जुलाई को, ठीक है। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में कुल 13 देशों की मीटिंग हुई थी। ये 13 देश वही हैं जहां पर टाइगर रहते हैं, ठीक है। इसमें भारत भी शामिल है और निर्णय लिया गया कि हर 29 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाएगा। साथ में ये एक प्रण लिया गया कि 2022 तक टाइगर का जो नंबर है इन 13 देशों में डबल कर दिया जाएगा। और भारत ने 4 वर्ष पहले ही इस लक्ष्य को पूरा कर लिया, यानी 2018 में इस लक्ष्य को भारत ने पूरा कर लिया है, ठीक है। हाल में ही जो रिपोर्ट आई थी 2018 की, उसमें आपने देखा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? C.J. बैरो, डी. कास्त्री, वॉल्टर्स जी रोजेन, D.R. बेटिस ने? तो सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था वॉल्टर सी रोजेन के द्वारा। 1985 में इन्होंने बायोडायवर्सिटी शब्द को प्रतिपादित किया था, याद रखना है। निम्न में से किसने तिब्बत के पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल, ओजोन हेलो का पता लगाया था? तो सबसे पहले ओजोन हेलो का पता लगाया था M. मोलिना ने, जोसेफ फरमन ने या G.W. केंट मूर ने या मार्कस रैक्स ने? 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था G.W. केंट मूर ने। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का सबसे पहले पता लगाया था ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने, ब्रिटिश टीम ने। इसमें 3 लोग मुख्यतः शामिल थे जो लीड रोल में थे, जो करमैन, ब्रायर गार्डनर और जोनाथन सैंकलिन, ठीक है। जोनाथन सैंकलिन, ब्रायन गार्डनर और जो करमन, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मॉग, अम्ल वर्षा, एस्बेस्टोसिस या यूट्रोफिकेशन? तो यूट्रोफिकेशन ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से संबंधित, ठीक है। इसको हिंदी में संपोषण भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, जल में अप्राकृतिक रूप से पोषण बढ़ जाता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और इसी को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। इससे जल में ऑक्सीजन